Hello and welcome to my channel. I am Abhishek Bal from Analyst Master and I welcome all of you at the weekly analysis of Nifty and Bank Nifty. और आज हमारा ये वीडियो प्रेजेंट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि यहाँ पे जो भी मैं बातचीत करूँगा वो मेरी सोच समझ के बेसिस पे है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए लाया गया है। अगर आप मेरे वीडियो देख के आप अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं तो मेरी सलाह ये होगी कि आप ज़रूर अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से सलाह परामर्श करके ही अपना डिसीजन ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमने पिछले हफ्ते हमने क्या प्रेडिक्ट किया था और उसके अगेंस्ट में हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या आई है। तो पिछले हफ्ते दोस्तों जैसे मैंने कहा था कि जून फर्स्ट वीक में निफ्टी की जो रेंज है वो 15,250 से 15,700 के बीच रहने वाली है और बैंक निफ्टी 34,600 से 36,000 के बीच में रहने वाली है। निफ्टी पिछले हफ्ते जो हफ्ता फर्स्ट वीक ऑफ जून था चला गया उसमें 380 का लो बनाया था और 740 का उसने हाई बनाया हुआ है। 10-20 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट गिविंग यू 98% 99% एस्टिमेट। सिमिलरली बैंक निफ्टी 34,960 से 35,821 तक गया था। जो सेक्टर्स मैंने रेकमेंड किए थे वो थे मीडिया, मेटल, मिड कैप। अगर आपने मेरे पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा तो आप बखूबी जानते हैं कि ये तीन सेक्टर्स मैंने दिए थे और ये तीनों का परफॉर्मेंस आपके सामने है। मीडिया ने 1.8%, मेटल ने 5.6% और मिड कैप ने 2.9% दिया था। मैंने मिड ऑफ द वीक में अपने जो सेक्टोरल रिकमेंडेशन है उसमें रियल्टी को भी मैंने इंक्लूड किया था। आई होप यू रिमेंबर दैट। रियल्टी ने सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है और इस सेक्टोरल परफॉर्मेंस में मैंने आईटी, एफएमसीजी इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ये दोनों ने नेगेटिव रिटर्न पिछले हफ्ते दिए थे। ओके, सो अब चलते हैं कि आज हम जो हमारा अभी आज का जो कैंडल बना है पिछले हफ्ते के क्लोजिंग का, तो उसके बेसिस पे थोड़ा सा चर्चा करके हम सीधा चलेंगे कि वीकली एनालिसिस क्या हो सकता है। तो देखिए, जो हमारी पिछले वीक की फ्राइडे की क्लोजिंग थी तो ये डेली बेसिस का चार्ट है। ये देखिए, ये डेली बेसिस में ये अभी जो कैंडल है आपके यहाँ पे एक इन्वर्टेड कैंडल या इन्वर्टेड शूटिंग स्टार टाइप एक कैंडल दिख रहा है। मेरे ख्याल से मैं उसको दूसरे एक हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको मैं ज़रा डेली कैंडल में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो जो हाँ, डेली कैंडल में अगर मैंने कैंडल कन्वर्ट कर लिया, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। इसको मैंने अगर डेली में कन्वर्ट किया तो आप देखोगे कि ये यहाँ पे एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल इसने बनाया हुआ था। तो ये हाँ एक मिनट, 670 जी। सो ये हमारी हो गई पिछले हफ्ते की कैंडल की बात। ऑब्वियसली दिन आते आते थोड़ी सी वीकनेस दिख रही थी, प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी और 670 पे हमने अल्टीमेटली क्लोज किया है। अच्छा, अब ये देख के क्या हम ये तय कर सकते हैं कि मार्केट में अभी वीकनेस आ गई है, ये एग्जैक्टली क्या हुआ है? जी नहीं, हम इसको थोड़ा सा अगर वीकली चार्ट में देखें तो वीकली चार्ट में देखिए, ये आपको एक ट्रिमेंडस बुलिश कैंडल दिखेगा जिसको बोला जाता है थ्री वाइट सोल्जर्स। सो थ्री वाइट सोल्जर्स की खासियत ही ये होती है कि निफ्टी ने नया हाई बनाया है कि इसके ऊपर भी जाना चाहिए। अब हम देखेंगे ज़रूर कि यहाँ पे इसके बाद ये पैटर्न है, हमेशा ये पैटर्न रंग लाएगी, काम करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमें कंफर्मेशन का वेट करना है और हमें देखना है कि हम कहाँ पे बढ़ेंगे। तो जहाँ तक इंडिकेटर्स का सवाल है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्जेंस भी आ रहा है और ये डाइवर्जेंस कैसा है मैं आपको बताऊं कि जहाँ तक मेरा एक इंडिकेटर है, देखिए मैं तीन इंडिकेटर से काम करता हूँ। एक ट्रेंड के लिए रखता हूँ, एक मोमेंटम के लिए रखता हूँ, दो मोमेंटम के लिए रखता हूँ और मेरा वोलाटिलिटी के लिए मैं चैनल यूज़ करता हूँ, बोलिंजर और केल्टनर। तो जहाँ तक मेरा ट्रेंड का सवाल है तो देखिए, ट्रेंड की लाइन जो है वो अभी भी नीचे की तरफ ही है और ये जब तक जीरो के ऊपर है तब तक तो हम इसको पॉजिटिव जरूर मानेंगे। लेकिन ये जो चेहरा जो दिख के आ रहा है डेली वीकली कैंडल में, ये चेहरा थोड़ा सा हमें अटपटा दिख रहा है। सिमिलरली अगर हम जो ये मेरा ये वाला जो इंडिकेटर है सीसीआई, इसमें कर देखें तो इसने भी थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाया है। हालांकि मेरा स्टोकेस्टिक इंडिकेटर जो है वो अभी भी काफी बुलिश हमें दिखा रहा है। तो ऑल इन ऑल मैं ये कह सकता हूं कि ये बेरिश तो कम से कम नहीं है, बेरिश तो कम से कम नहीं है। यहाँ पे सेलिंग आई है, सेलिंग इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। ठीक है, अब हमारा ये निफ्टी का हमारा चार्ट हो गया, वीकली चार्ट हमने देख लिया है। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आपके सामने मैं पहले डेली चार्ट को खोलता हूं और हाँ, डेली चार्ट को खोलने के बाद बैंक निफ्टी में जो दिख रहा है वो थोड़ी सी वीकनेस जरूर बैंक निफ्टी में दिख रही है। तो इसका बेसिकली देखिए, इसका जो तात्पर्य है वो तात्पर्य है इसका
जो उस दिन की जो हमारी पिछले फ्राइडे में जो शशिकांत दास आरबीआई के जो गवर्नर है, उन्होंने जो अनाउंसमेंट की थी कि जो रेपो रेट है उसको वो 4% बरकरार रखेंगे, और जो जीडीपी की फोरकास्ट है उन्होंने 10% से घटा के 9.5% उन्होंने किया था। ये देखिए अभी इकोनॉमी खुल रही है, कोरोना वायरस वैक्सीन लग रहे हैं और लोग काम में वापस आ रहे हैं, तो ये सारे पॉजिटिव साइंस है। लेकिन शायद मार्केट को उम्मीद थी, शायद बैंकों को उम्मीद था कि जिस तरह से कैपिटलाइजेशन की मांग हो रही है वैसे ही रेपो रेट को और थोड़ा सा कम किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल से आरबीआई का ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन बखूबी डिसीजन है। बिकॉज एक चीज समझिएगा कि रेपो रेट कम करने से या रिवर्स रेपो रेट कम करने से आपकी लिक्विडिटी बनती है जो कि सप्लाई साइड में है। सप्लाई साइड से आज हमें प्रॉब्लम नहीं है, आज हमें प्रॉब्लम है डिमांड साइड से। सो गवर्नमेंट को जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि ऐसी कोई एक्सपेंशनरी पॉलिसी लाए जिस पॉलिसी से डिमांड पैदा हो और लोग खरीदारी करें, न कि सप्लाई साइड में। अगर आप बैंक में ऑलरेडी डिस्पोजेबल 10,000 करोड़ है, आपने 22,000 करोड़ 10,000 करोड़ की जगह पे आपने 12,000 करोड़ दे दिया, 2,000 करोड़ एक्स्ट्रा दे दिया, तो उससे फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लोग होने चाहिए उस लोन को उठाने के लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग सभी इस चीज से वाकिफ होंगे कि आपको कितने कॉल आते होंगे दिन में बैंक से कि सर आप पर्सनल लोन ले लो, 10% 11% इंटरेस्ट में मिल रहा है। शायद वो बहुत अच्छा रेट है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे, एग्रीगेट बेसिस पे अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से ये अभी भी सप्लाई साइड सिचुएशन नहीं है। आरबीआई का डिसीजन इस हिसाब से और उनकी जो फोरकास्टिंग थी ये इस हिसाब से बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना कुछ चीज दिखाने वाला हूं। ये मेरे सामने देखिए 15 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट है, और ये हमारा 9/15 फ्राइडे की ओपनिंग थी। फ्राइडे की बैंक निफ्टी ओपनिंग होती है, वो सीधा उसने करीबन जो है 35,661 से लेके उसने 35,563, मतलब करीबन 100 पॉइंट की गिरावट दी थी। और उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद जैसे जैसे ये 10 बजे का टाइम आता गया, वैसे वैसे ग्रीन कैंडल्स ऊपर की तरफ बढ़नी चालू हो गई। ग्रीन कैंडल्स ऊपर की तरफ बढ़नी चालू हो गई, मतलब मार्केट में एक्सपेक्टेशन बन रही थी कि कुछ न्यूज आएगा शशिकांत दास की तरफ से जो कि पॉजिटिव होगा। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया 9:45 में या 10 बजे के आसपास कि रेपो रेट को वो वैसे ही रखेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, इमीडिएटली उसके बाद से रेड कैंडल गिरावट जो है हमें देखने को मिल गई थी। तो देखिए ये यहाँ पे जो है ना, जैसे न्यूज आती है यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर्स फेल कर जाते हैं, और ये चीज मैं आपको दिखाने वाला था। क्योंकि अगर 5 मिनट का ये 3 ग्रीन कैंडल देखोगे, सो दिस इज अगेन 3 व्हाइट सोल्जर्स। सो 3 व्हाइट सोल्जर्स की स्पेशलिटी ये होती है कि इसके बाद की कंफर्मेशन होती है ऊपर की तरफ ही जानी चाहिए, लेकिन ये ऊपर की तरफ नहीं गया, ये नीचे की तरफ आ गया। आप एक तरह से कह सकते हो कि स्मार्ट मनी ने हम सबको ललचाया, जो रिटेल निवेशक है उनको ललचाया, और यहाँ पे जिन्होंने खरीदा वो सारे ट्रैप हो गए। उसके बाद से जो है मार्केट ने वन साइडेड जो है उसने रैली देनी चालू कर दी। ये वाला कैंडल देखिए, ये करीबन 10 बजे के कैंडल, इस कैंडल की मैं बात कर रहा था, ये कैंडल में, सॉरी ये कैंडल वाला नहीं, ये वाला कैंडल की बात कर रहा था। ये वाला जो कैंडल है एक बहुत बड़ा एक मारूबोजो कैंडल था। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, स्मार्ट मनी को पहले से ही पता था, तो उन्होंने खरीद के छोड़ दिया और वो मार्केट ऊपर चली गई। जैसे ऊपर चली गई तो यहाँ पे जितने सारे रिटेलर्स है वो लोग लॉन्ग लगा के बैठे, कॉल ऑप्शन लिया, और लोग फंस गए, और स्मार्ट मनी ने वहां से डंप करना चालू किया। जो रिटेलर कॉल वाले थे उन सबको लगा कि यार आज आस आएगी, अब हम नीचे लग गए, आज हम अभी सपोर्ट लग गई, अब यहां से तो बाउंस करेगा। वह दिन भर में बाउंस हुआ नहीं, और उसने एक साइडेड एक रैली ले ली। ऐसे फंसते हैं रिटेल लोग, और ऐसे ही रिटेलर्स फंस जाते हैं जब आप ऑप्शन के साथ खेलते हैं हर वक्त। तो चलिए, ये एक छोटी सी सीख थी। मेरे देखिए, ये जितनी सारी मैं बात कर रहा हूँ ये सारी गलतियां मैंने खुद की है। ऐसी बात नहीं है कि मुझे पहले दिन से पता था, ये सारी गलतियां मैंने खुद की है, और उन गलतियों से ही मैंने सीखा है। डेफिनेटली आई हैव आल्सो गॉन थ्रू फॉर्मल लर्निंग एज वेल, बट ये जो हमारी प्रैक्टिकल जो सीख थी, ये प्रैक्टिकल सीख के सामने मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी एक चीज ध्यान रखिएगा, आप ट्रेडिंग करें, आप इन्वेस्टमेंट करें, कभी भी आपको अगर मार्केट में कोई न्यूज आ रही है तो उस टाइम पे टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, क्योंकि ज्यादातर टाइम में अक्सर ये देखा गया है कि न्यूज तक एक मोमेंटम बिल्ड होती है, और न्यूज जैसे ही आ जाती है उसके बाद मोमेंटम दूसरी तरफ जाती है। 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स दैट हैपेंस। सो इन दो सर्कमस्टांसेस, बजट हो या कोई आरबीआई की बड़ी अनाउंसमेंट हो
या कुछ भी हो जहाँ पे एक बड़ी न्यूज़ आता है, तो उस न्यूज़ को कभी भी इंडिकेटर्स के साथ मत जोड़िएगा, वहाँ पे इंडिकेटर काम नहीं करने वाले हैं। चलिए, ये एक छोटी सी सीख थी। तो हमने निफ्टी का ये चार्ट देख लिया, बैंक निफ्टी का चार्ट देख लिया हमने। बैंक निफ्टी का मैं आपको वीकली चार्ट पे भी लेके चलती हूँ। हाँ, अभी ये वीकली चार्ट जो है, ये वीकली चार्ट भी खासा कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड हैमर टाइप बन के आग सामने खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक लग सकता है कि अभी शायद मार्केट में वीकनेस आ जाएगी। देखिए, डेली चार्ट में और वीकली चार्ट में, दोनों चार्ट में यहाँ पे डाइवर्शन दिख रहा है। जो मेरा ट्रेंड इंडिकेटर है वो नीचे की तरफ है, और मेरे जो सीसीआई इंडिकेटर वो नीचे की तरफ है। स्टोकास्टिक है जो है वो एक ही चीज है जो हमें बता रही है कि मोमेंटम अभी भी हमारी ऊपर की तरफ है। वेल, है कि नहीं हमें वो देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ये है तो है हमारे हाथ में। चलिए, अब ये है, अब थोड़ा सा इंटरनेशनल की तरफ रुख करते हैं कि इंटरनेशनल में हुआ क्या है। तो देखिए, ऐसा है साहब कि हमारी फॉरेक्स की जो कुछ बुरे न्यूज़ के साथ कुछ अच्छी न्यूज़ भी है कि हमारी फॉरेक्स जो है, इट हैज़ नाउ क्लाइम्ड टू $600 बिलियन। ऑयल प्राइसेस नेक्स्ट वीक में बढ़ने वाले हैं, तो ऑयल प्राइसेस अगर नेक्स्ट वीक में बढ़ेंगे, जिसकी उम्मीद की जा रही है, तो उस पे इन्फ्लेशन पे काफ़ी खतरा बना रहेगा। जहां तक यूरोजोन का सवाल है, तो वहां पे आईएमएफ की चीफ मिसेस क्रिस्टिन लगार्डे ने ऑलरेडी इंडिकेशन दे दिया है कि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए वो लोग अभी ये जो बॉन्ड बाइंग एक्टिविटी है, इसके ऊपर रोक लगाएंगे और इसको थोड़ा सा मॉडरेशन की तरफ लेके जाएंगे, और ऐसे आर्टिफिशियली लोगों को बूस्ट करने का जो जो कार्यक्रम है, जो सिलसिला है, उस सिलसिले को थोड़ा सा जो है वो लोग अभी मॉडरेट करेंगे। हालांकि मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये काम होगा भी तो 21 जून से पहले नहीं होने वाला, क्योंकि 21 जून यूके ऑफिशियली लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा यूके में। तो जब तक यूके में नहीं होता है, हालांकि यूके अभी यूरोजोन से बाहर है, लेकिन फिर भी मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ये शायद जो है, ये जो जितनी सारी बातचीत हो रही है, अगर होनी भी होगी तो जून 3rd या 4th वीक से पहले कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, जहां तक यूएस के सवाल है, तो देखिए वहां पे जॉबलेसनेस डेटा जो है वो जितनी उम्मीद की जा रही थी वहां से कम आया है, और जो बाइडेन का कहना है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में $1.7 ट्रिलियन डालेंगे। ऑपोजिशन पार्टी जो रिपब्लिकन्स है, उन्होंने कहा है कि उनको एक्चुअली उम्मीद थी कि 1.7 ट्रिलियन डॉलर की जगह पे शायद 2.4 या 2.5 ट्रिलियन डॉलर हो, लेकिन बाइडेन मेरे ख्याल से अभी उस मूड में नहीं है कि उसको उससे 1.7 से बढ़ा के करे। और दूसरी चीज़ है कि जो वो प्रस्ताव रख रहे थे, या कांग्रेस में भी बातचीत चल रही थी कि 15% से लेके 28% टैक्स होना चाहिए, टैक्स रेट होना चाहिए सुपर रिच ऑफ द यूएस पीपल। तो क्योंकि उससे जो टैक्स कलेक्शन होगी, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगी, उससे शायद जो रेवेन्यू कलेक्शन आएगा वो इनके बजट डेफिसिट जो करीबन $5 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच गई है, तो उसमें थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी। लेकिन अल्टीमेटली वो भी फेवर में नहीं आता हुआ दिख रहा है, और फिलहाल इस चीज को स्थगित किया गया है। तो ये सारे अगर आप जोड़ लोगे, कमोडिटी प्राइसेस का बढ़ना, यूएस में एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना, हालांकि स्टेबिलिटी नॉट विद वेरी मच ऑफ पॉजिटिव बायस, बट रादर कंस्ट्रक्टिव बायस, मे बी पॉजिटिव बायस फॉर द फॉर द 1% रिच अमेरिकन्स। तो अगर इन सबको अगर हम जोड़े, तो मैं ये कह सकता हूँ आई विल बी पॉजिटिव एज फार एज इंडियन मार्केट इज कंसर्न, बिकॉज इसका एक और रीजन है, और ये एक रीजन ये है कि एफआईज और डीआईज ने जो है खरीदना, एफआईज ने खास करके अभी फिर से खरीदना उन्होंने चालू कर दिया है। अगर आपको यकीन हो कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही एफआईज ने फिर से करीबन 2700 करोड़ की उन्होंने खरीदारी की है, और ये 3000 के आसपास उन्होंने खरीदारी की है, जो एक अपने आप में एक बहुत ही होपफुल न्यूज़ है। तो चलिए, अब अगर चार्ट माने और ये सारे न्यूज़ माने और एफआईज की एक्टिविटी माने, तो कम से कम ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि अगर हमें नीचे की तरफ आना भी होगा, तो हमें एक बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, और वो सपोर्ट से एक ज़बरदस्त बाउंस आ सकती है। इस चीज़ की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए, एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि जो सेक्टोरल परफॉर्मेंस है, वो सेक्टोरल परफॉर्मेंस कैसा रहेगा आने वाले हफ्ते में। तो देखिए, ये मेरे सामने मीडिया का सेक्टर है, और जहाँ तक मीडिया का सेक्टर है, यहाँ पे मुझे लगता है कि देखिए, यहाँ पे ये जो बुल रन है या ऊपर की तरफ जो जाएगी, ये अभी कंटिन्यू होने वाला है। ये देखिए, ये एक सॉलिड अपवर्ड कैंडल, लॉन्ग टेल कैंडल बना है, जो कि ग्रीन में है। शायद आपको और अच्छे से दिखे अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, तो आप देखोगे कि लॉन्ग शैडो एक कैंडल आई है। तो लॉन्ग शैडो कैंडल विद अ सॉलिड अपर बॉडी, जो कि एक हैमर टाइप कैंडल भी कहलाता है। इसको आप हैंगिंग मत समझिएगा,
काफ़ी सारे एनालिस्ट जो है गलत तरीके से चार्ट पढ़ते हैं और इसलिए टेक्निकल एनालिसिस को बदनाम करते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। आपको पूरी तरह से सोच समझ हो, जानकारी हो, तभी कोई चीज़ पे कमेंट करें। मैं बाकी मेरे दर्शकों को सिर्फ नहीं, बाकी मेरे सलाहकार और मेरे जितने सारे टेक्निकल एनालिस्ट हैं, मैं उन सबके लिए बोल रहा हूँ। तो ये जो कैंडल है, ये आशावादी कैंडल है, ठीक है। ये आशावादी कैंडल है एज फार एज मीडिया इज कंसर्न। सिमिलरली अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल में तो देखिए, मैंने जैसे कहा था कि ये अपने आप में एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न ऑलरेडी बना चुका है वीकली चार्ट में, एंड दिस इज अ वेरी गुड साइन। एंड एज आई वाज मेंशनिंग बिफोर आल्सो दैट मेटल स्टिल हैज अनदर 10 to 15% at least to go. देखिए अगेन, इफ यू लुक एट द ट्रेंड इंडिकेटर, द ट्रेंड इज हाईली बुलिश, द ट्रेंड इज हाईली बुलिश, दो देयर इज सम मोमेंटम लॉस एज फार एज माय अनदर स्टोकेस्टिक इंडिकेटर इज कंसर्न। बट जैसे मैंने कहा कि ये इंडिकेटर्स है, ये इंडिकेटर्स कभी भी बदल सकते हैं, बिकॉज दे आर मार्केट फॉलोइंग इंडिकेटर्स, नॉट द अदर वे अराउंड। वी कैन ओनली मेक सम गेस एस्टिमेट बाय वाचिंग दिस इंडिकेटर्स। तो और जो हमारा तीसरा सेक्टर है ऑटो, वाह इसके क्या कहने, ये तो आपको लाजवाब चीज है जिसके बारे में मैंने पहले बात करी थी। हालांकि देखिए आज कुछ देर पहले महिंद्रा के आनंद महिंद्रा की तरफ से एक ट्वीट भी आया था कि प्री कोविड लेवल तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम साल 2 साल और लग सकते हैं। लेकिन मैं उसके साथ ये भी समझता हूं कि देखिए साहब, जो पेंटअप डिमांड्स है, वो पेंटअप डिमांड्स पिछले 1.5 साल का, उसको तो धीरे धीरे मिंटअप करना पड़ेगा। तो एक सडन रश आने वाली है, एक सडन रश आने वाली है। तो इस वजह से मैं ऑटो सेक्टर पे अभी भी बुलिश हूं। मैं फिर से कह रहा हूं कि ऑटो स्टॉक अगर मैं आंख बंद करके भी कोई खरीद लूं, या इंजीनियरिंग सेक्टर से जो ऑटो एंसिलरीज टाइप्स है, तो उनको आंख बंद करके खरीद लूं, मुझे उसमें कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि मेरी होल्डिंग पीरियड ही 6 महीना से साल भर, 1.5 साल या 2 साल के ऊपर हो सकती है। तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे मालूम है कि ये स्टॉक्स ऊपर जाने ही वाली है, ठीक है। And star of the sector, star of our selection is the mid cap category. Look at this candle. I mean, talk about it. It was, I mean, if you really have to look at it, देखिए मैं ज़्यादा कुछ इसमें बोलना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ आपको बोलता हूँ, देखिए एक ब्यूटीफुल कैसे फ्लैग पैटर्न इन्होंने बनाया है, राइट। और फ्लैग पैटर्न की खासियत ये रहती है कि एक बार जब फ्लैग पैटर्न बनने के बाद वो ब्रेकआउट की तरफ जाती है, तो ये डंडी जितना बड़ा होता है उतना आपको ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मिड कैप में पोटेंशियल कितना है, ठीक है। तो साहब मैंने आपके सामने सब कुछ जितने सेक्टर से वो रख दिए। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन चेन को एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे कि हमने आगे वाले हफ्ते में हम कहाँ पे अपने आप को देख सकते हैं। तो जहां तक देखिए ऑप्शन चेन का सवाल है, 15,600 पे, 15,600 पे। हालांकि देखिए फ्राइडे में जो बना है उसके बेसिस पे हम कोई निर्णय ऐसे वास्तविक तौर से नहीं ले सकते हैं, बिकॉज एज इट इज वी नो that the option chain is a dynamic data and we are just merely presenting a static picture of it. बट जो भी है हमारे सामने उसके बेसिस में कह रहा हूं कि 15,600 जो है वहां पे भी अच्छा खासा कॉल अनवाइंडिंग हुई है। करीबन 1160 कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले गए हैं, और 15,600 में करीबन 26,000 पुट ऑप्शन अभी भी है। तो यहां से ये दर्शाती है कि 15,600 बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट बन के हमारे सामने उभर के आ रही है, जहां से हम सिर्फ 70 पॉइंट दूरी में हैं। और अगर हम माने तो ऊपर की तरफ देखिए 16,000 से पहले वैसा खास कोई रेजिस्टेंस मुझे नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल 15,800 पे एक रेजिस्टेंस जरूर है, 15,900 पे भी है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि 15,700 का अगर इसने तोड़ दिया एक बार, जो कि तोड़ना ऑब्वियसली होके ही रहेगा, तो 15,800 कोई बड़ी बात नहीं है। हम 15,900 की तरफ आराम से जा सकते हैं। तो अभी जो रेंज ऑप्शन चेन देख के हमें समझ में आ रही है वो है 15,600 से 16,000 तक। चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। तो देखिए बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, वहां पे भी देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जो है कॉल ऑप्शन राइटर हावी है पुट ऑप्शन की तरफ, जहां से एक सेंटिमेंट तो उभर के जरूर आ रही है कि बेरिश व्यू इज ऑब्वियसली इन द कार्ड्स एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न। अच्छा खासा जो कॉन्फिडेंस है बैंक निफ्टी में वो अभी भी नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसमें अचरज नहीं रखता हूं, मैं भी इस चीज से सहमत हूं। हालांकि बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे दिग्गजों का ये भी कहना है कि ये कुछ नहीं है, ये ब्लास्ट करेगा। देखिए हो भी सकता है, मार्केट है, अनसर्टेनिटी चीज है, और ये अनसर्टेनिटी रंग लाती है। लेकिन अगर एडुकेटेड गेस की बात करें तो एडुकेटेड गेस में मैं इस सेंटिमेंट के साथ हूं कि बैंक निफ्टी में अच्छा खासा कुछ बुलिश नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। लेकिन चलिए अगर ऑप्शन चेंज की डेटा हम देखते हैं तो ऑप्शन चेंज में देखिए ऐसा आपको जो है 34,500 से इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा, जहां पे करीबन 34,744 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने बनाए हुए हैं। और ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो 35,500 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखता है ऑलरेडी।
और उसके बाद अगर आप देखोगे कि 36,000 पे, वहाँ 36,000 पे भी एक रेजिस्टेंस है 45,000 का। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ अगर ऑप्शन चेन देख के अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि 34,500 से लेके 36,000 के बीच में बैंक निफ्टी रहने वाला है। लेकिन मैं आपको ये एक दावे के साथ और एक चीज एकदम बढ़िया से बताने वाला हूं कि बैंक निफ्टी में जो भी गिरावट आई थी पिछले फ्राइडे को, दैट वाज अ फॉल्स मूव, दैट वाज अ फॉल्स मूव। इफ यू बिलीव दैट बैंक निफ्टी क्लोजिंग विच वाज अराउंड 35,300, ये एक अपने आप में जस्टिफाइड है, यू आर रॉन्ग। दिस, जिनको जिनको पोजीशन कैरी करना था, जिनके पास रिस्क एपेटाइट अच्छी थी, उन्होंने भर भर के, मैं आपको कह रहा हूं, लॉन्ग पोजीशन लेके रखे हुए हैं, जो कि वो लोग मंडे को इनकैश कर लेंगे। ओके, तो ये हमारी ऑप्शन चेन देख के जो हमें समझ में आई। ऑलरेडी हमने बात करी थी इसकी। अब थोड़ा सा हम निफ्टी के चार्ट को दोबारा देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के चार्ट को भी हम दोबारा देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखिए, ये आपके सामने एक वीकली डेली चार्ट है, और इसको मैं थोड़ा सा वीकली में पहले कन्वर्ट कर लेता हूं। और वीकली में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो जैसे मैंने बताया कि चार्ट में भी वो अच्छा खासा जो है वीकनेस दिख रही है विथ एन इन्वर्टेड हैमर आउट हियर। लेकिन मैं अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट और अगर मैं अपना हार्मोनिका पैटर्न को अगर यूज करके देखता हूं तो एक चीज उभर के आती है, और वो मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूं कि ये जो बैंक निफ्टी का जो एक लास्ट जो कैंडल बना है जो डेली चार्ट पे, ये बिल्कुल अपने सपोर्ट पे है, ये बिल्कुल अपने सपोर्ट पे है डेली बेसिस, विच इज ऑल्सो कोइंसाइडिंग विद द 78% ऑफ द फिबोनाची लेवल, विच मीन्स दैट यहां से नेक्स्ट जो है ये बाउंस की तरफ ही जा सकती है, और जिसका लेवल 36,614 मेरे सामने से निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा बैंक निफ्टी का व्यू है। तो ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो मेरा जो अनुमान है अगले वीक के लिए, दोनों को मिला के सब कुछ कंबाइन करके मेरा जो अनुमान आया है कि बैंक निफ्टी जो है 15,500 से लेके 15,800 के बीच रहने वाला है, जो कि कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, और मोस्ट लाइकली एस्टिमेट है 15,600 से 15,927 तक। और आप उसके साथ साथ आप प्लीज वेट करें कि अगर 15,600 या 15,500 नीचे की तरफ टूटता है तो निफ्टी को 15,465 की सपोर्ट लेनी चाहिए। अगर 15,465 की सपोर्ट नहीं मिलता है निफ्टी को, वो सीधा 100 पॉइंट का गैप आपके आंखों के सामने मार देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट उसकी जो सपोर्ट है वो 15,350 पे है। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, 34,500 से 36,000 के बीच, 1,500 पॉइंट के बीच मेरा बैंक निफ्टी है, जो कि कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, बट मोस्ट लाइकली एस्टिमेट इज बिटवीन 35,000 एंड 36,550। Sector in focus: PSU Bank, Realty, Midcap, and stocks in focus for next week: Sun TV, DLF, Oberoi Realty, JK Cements, Sarda Energy, Z Telefilms, Central Bank of India, Indian Bank, Bank of Maharashtra, Bharat Forge, UPL, Mahindra and Mahindra। मैं फिर से आपको दो तीन चीजें बताना चाहता हूं कि इसमें से जितने सारे आपके PSU स्टॉक्स है, PSU बैंक्स के स्टॉक्स है, उनको आप डेली ट्रेडिंग, मेरे ख्याल से डेली ट्रेडिंग उनको अवॉइड कीजिए, उनको स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग के ऊपर आप ध्यान दीजिए। उसमें से आपको अच्छा खासा 30-40% का गेम शायद एक हफ्ते के अंदर ही मिल जाए, 2 हफ्ते के अंदर ही मिल जाए। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हो तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में आपको 50-60% के ऊपर आपको वहां पे गेन मिल सकता है। सिमिलरली अगर मैं इंजीनियरिंग स्टॉक्स की बात करूं, जैसे मेरा भारत फोर्ज हो गया, यूपीएल हो गई। यूपीएल में क्यों अनुमान लगा रहा हूं कि मानसून जो है, मानसून नॉर्मल होने वाली है, और वहां पे ऑब्वियसली केमिकल फर्टिलाइजर की जो डिमांड होगी वो भी अच्छी खासी होगी। सो यूपीएल जो है, यूपीएल ऊपर की तरफ ही जाएगा। यूपीएल में अभी अच्छा खासा ऊपर की अपमूव आने वाली है। और महीना महीना मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया था। तो ऑल इन ऑल दिस इज व्हाट इज कमिंग आउट टू बी। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज इसको काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल में बने रहे, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। थैंक यू, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल।